अपना कारोबार बढ़ाएंगे बायलैटरल ट्रेड को लेकर। और अभी हाल ही में COP24 हुआ यूएई में, उससे पहले G20 हुआ दिल्ली के अंदर, और दोनों ही देशों ने एक दूसरे का पुरजोर तरीके से समर्थन किया। तो ये जो यात्रा है ये एक मैसेज है पूरी दुनिया के लिए, खासतौर से मिडिल ईस्ट एशिया के लिए, कि भारत और संयुक्त अरब अमीरात बहुत अच्छे दोस्त हैं, उनकी दोस्ती मजबूत है। और दोस्ती मजबूत इसलिए है क्योंकि दोनों को एक दूसरे पे यकीन है, एक दूसरे की लीडरशिप में विश्वास है। असीम, बिल्कुल, और बहुत ही महत्वपूर्ण आप बता रहे हैं कि किस तरह से जो रिश्ते हैं, चाहे वो आर्थिक हो, व्यापारिक हो, या फिर जो पीपल टू पीपल कनेक्शन है, वो भी काफ़ी प्रगाढ़ होते जा रहे हैं। और आपने विशाल CEPA का जिक्र किया, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। मैं चाहूँगा कि इसी एक थ्रेड को लेते हुए आगे बढ़ें और बताएं अपने दर्शकों को, क्योंकि ये हमारे जो दर्शक हैं उनके लिए, उनकी जानकारी के लिए, उनके जनरल नॉलेज के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है कि जब से भारत और UAE के बीच CEPA एग्रीमेंट हुआ है, CEPA मतलब कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, एक समृद्धशाली और व्यापक जो आर्थिक जो समझौता है वो हुआ है। इससे हुआ क्या? इससे ये हुआ कि भारत और UAE के बीच जो बायलैटरल ट्रेड है वो काफ़ी बढ़ गया। हम आपको बताते हैं कितना बढ़ा है। साल 2022-23 की बात की जाए तो साल 2022-23 में भारत और UAE के बीच जो ट्रेड हुए हैं, जो वाणिज्य हुआ है, उसमें कहा जा रहा है कि रिकॉर्ड वृद्धि हासिल हुई है, जो कि अब से पहले इतनी वृद्धि कभी हासिल नहीं हुई थी जितना कि CEPA पर एग्रीमेंट होने के बाद हुआ है। अगर वित्त वर्ष 2022 की बात कर ली जाए तो जो आंकड़े हमारे पास आए हैं, 72.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर वित्त वर्ष 2023 में 84.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर का हो गया। आप समझ सकते हैं कि जो व्यापार 2022 में 72.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, वो 2023 में बढ़कर 84.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। यानी कि इस व्यापार में 16% की वृद्धि दर्ज की गई, और ये हो पाया, ये मुमकिन हो पाया CEPA की वजह से। CEPA, एक बार फिर से आप समझिए, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। अब आपको बताते हैं कि किस तरह से UAE को भारत से हम क्या निर्यात कर पा रहे हैं इस CEPA के बाद से, उसमें कितनी वृद्धि हुई है। अगर CEPA के बाद से निर्यात की बात की जाए, एक्सपोर्ट की बात की जाए, तो भारतीय निर्यात अब 28 अरब अमेरिकी डॉलर से बढ़कर अब 31.3 अरब अमेरिकी डॉलर का हो गया है। यानी कि अगर इसको फीसद के संदर्भ में समझा जाए, जैसा कि विशाल वरिष्ठ हमें समझा भी रहे थे, 11.5% यानी कि 11.8% की ये ईयर टू ईयर वृद्धि दर्ज की गई है। विशाल, बिल्कुल ठीक है आसिम आपने। और जब हम बात कर रहे हैं CEPA की, तो यह जानना जरूरी है कि ये जो वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट है वो कितना इंपॉर्टेंट है, और क्यों संयुक्त अरब अमीरात के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उनकी मौजूदगी यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा, और अगर मैं कहूँ ये कैटलिस्ट के तौर पर काम करेगा कि जो CEPA में एग्रीमेंट हुआ है उसमें और तेजी आए, क्योंकि 2025 यानी कि अगले साल तक हमें $100 बिलियन का टारगेट अचीव करना है। तो ऐसे मौके पर जबकि 30 से ज्यादा देश यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, भारत ब्लू इकोनॉमी में बहुत ज्यादा जोर दे रहा है, ग्रीन हाइड्रोजन पे जोर दे रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्टार्टअप्स, तो ये तमाम वो चीजें हैं जिनको लेकर भारत और संयुक्त अरब अमीरात आपस में व्यापार में और ज्यादा बढ़ोतरी कर सकते हैं। और संयुक्त अरब अमीरात की मौजूदगी इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि एक मैसेज आएगा खास तौर से मध्य एशिया की तरफ कि भारत और संयुक्त अरब अमीरात कितने मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं, और भी देश जो मध्य एशिया से आते हैं उनको भी भारत में और दिलचस्पी होगी और दिलचस्पी बढ़ेगी। हसीन, बिल्कुल। और एक बार फिर से, जो कि विशाल आप ग्राउंड जीरो पे हैं, हम स्टूडियो में हैं, हमारे पास वो सारी सुविधाएं हैं कि हम अपने दर्शकों तक वो जानकारी पहुंचा सकें जिनका कि जानना उनके लिए बहुत ज़रूरी है। आप ही की बातों को आगे बढ़ाते हुए, CEPA की बात बार बार आएगी इसलिए कि ये जो एग्रीमेंट होते हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। और देखिए, इसमें C का मतलब ये है कॉम्प्रिहेंसिव। आप एक कॉम्प्रिहेंसिव, बहुत ही विस्तारित, जिसमें कि सब कुछ समाहित होता है, उस तरह का एक इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट करते हैं। तो जैसा कि विशाल बता रहे थे कि आने वाले वर्षों में दोनों ही देशों की ये कोशिश है कि 100 बिलियन डॉलर तक हम अपने आपसी व्यापार को पहुंचाएंगे। तो इसके पीछे की जो चीज़ें हैं वो आपको बता दें कि अगर CEPA लागू हुआ है, जैसा कि हम बता रहे हैं कि इसमें किस तरह से इसमें जो व्यापार है उसमें बढ़ोतरी हुई है, जो एक्सपोर्ट है उसमें बढ़ोतरी हुई है,
और भारत का जो वैश्विक निर्यात है, ग्लोबल एक्सपोर्ट है, उसमें भी 5.5% से ज़्यादा की वृद्धि हुई है। अगर हम यूएई को छोड़ भी दें तब भी भारत का जो ग्लोबल एक्सपोर्ट है वो 4.8% की दर से लगातार बढ़ता जा रहा है। लेकिन हम सभी जानते हैं, और जब ये दोनों नेता मिलेंगे, आपसी बातचीत होगी, एमओयूज़ पे एग्रीमेंट होंगे, तब बहुत सारे ऐसे क्षेत्र होंगे जिस पर कि समझौते हो सकते हैं, जिस पर बातचीत हो सकती है। ऐसे वो कौन कौन से क्षेत्र हैं जिनमें कि हम, अगर खासकर भारत की बात करें, जिसमें कि हम निर्यात कर सकते हैं, तो वो ये है कि खनिज ईंधन, विद्युत मशीनरी, रत्न और आभूषण, ऑटोमोबाइल, हम चावल भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, अनाज भी हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, कॉफ़ी, चाय, मसाले, केमिकल प्रोडक्ट्स, ये हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन भारत और यूएई के जो संबंध हैं वो 3 ईज़ पर, विशाल, इस बात को आप ध्यान से समझिएगा कि 3 ईज़ पर कहते हैं कि आधारित है। एनर्जी, इकोनॉमी और एक्सपैट्रिएट, मतलब जो अप्रवासी भारतीय हमारे वहाँ रहते हैं। तो एनर्जी के सेक्टर में भी हमने देखा कि लगातार, चाहे वो ग्रीन एनर्जी की बात हो, हाइड्रोजन एनर्जी की बात हो, उस पर भी लगातार COP28 में भी बातचीत हुई थी। इकोनॉमी के लेकर हम बात कर ही रहे हैं, और अप्रवासी भारतीय जो 34% के 34% वहाँ की आबादी में वहाँ पे हैं, ये सारे 3E फैक्टर्स बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, स्तंभ कहे जा सकते हैं भारत और यूएई के संबंधों के बीच। बिल्कुल ठीक कहा आसिम आपने। और ये जो तमाम चीजें हैं, मैन टू मैन कांटेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे संयुक्त अरब अमीरात के साथ कितने रिश्ते अच्छे हैं, इसका एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देना चाहूंगा कि हाल ही में जो हमारा दिल्ली IIT है, उसने अबू धाबी में कैंपस खोला। और ये इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि संयुक्त अरब अमीरात, जो एमिरेट्स, ग्रुप ऑफ एमिरेट्स है, अलग अलग अमीरात है वहां पर, तो वो भारत के अंदर कितना इंटरेस्ट ले रहे हैं। जब दिल्ली IIT का कैंपस वहां पर खुला है, उससे पहले मैंने कुछ बच्चों से बात करी थी जो दिल्ली IIT कैंपस में उनको इनवाइट किया गया था, और उन्होंने आके पूरा कैंपस देखा, और खास तौर से जो ड्रोन का सेक्टर है उसमें उन्होंने काफी इंटरेस्ट लिया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में उन्होंने क्लासेस ली, और वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे। और उन्होंने कहा, मुझसे ऑन कैमरा बोला कि हम चाहेंगे कि हम जो दिल्ली IIT का कैंपस है वहां पर हम एडमिशन लें। तो ये जो बडिंग साइंटिस्ट है, उभरते हुए जो वैज्ञानिक है, वो भारत में बहुत रुचि ले रहे हैं। और भारत, आप जैसे जानते हैं कि हमने चंद्रयान 3 की सफलता के बाद अब आदित्य L1 मिशन भी हमारा सफल रहा है। तो पूरी दुनिया देख रही है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भारत कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है। हाँ, हमारे जो ट्रेडिशनल ट्रेड है वो जरूर रहेगा, जिसमें आपने बात करी खासतौर से मिनरल ऑयल की, खनिज तेल की आपने बात करी, जेम्स एंड ज्वेलरी की बात करी। अभी पिछले महीने जब मैं यहाँ पर आया था गुजरात के अंदर, तो सूरत में दुनिया का सबसे बड़ा बुर्ज जो कहते हैं, जहाँ पर हीरो की ट्रेडिंग होती है, जिसे फ्रेंच में बुआ कहते हैं, वो उसका उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किया। और वो पेंटागन से भी बड़ा है, जो रक्षा हेडक्वार्टर है US का, उससे भी बड़ा है। और ये इंटीग्रेटेड टावर्स है जहाँ पर एक ही जगह आपको सब काम आपका हो सकता है। तो जो पूरा फोकस है भारत का वो ये है, मेक इन गुजरात, मेक इन इंडिया, और टेक इट टू द वर्ल्ड। बिल्कुल विशाल, और जो जिस शो में, जिस सम्मेलन में, वाइब्रेंट गुजरात समिट में शामिल होने के लिए यूएई के राष्ट्रपति, मेहमान राष्ट्रपति इस वक्त हमारे देश में हैं, और इस मीटिंग की थीम भी, इस सम्मेलन की थीम है, समिट की थीम जो है वो गेटवे टू द फ्यूचर है, भविष्य का रास्ता, गेटवे टू द फ्यूचर। और इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है ये सारी बातें, क्योंकि अगर हम एमर्जिंग सेक्टर्स की बात करें, जिस एमर्जिंग सेक्टर में भारत भी एक अच्छा खासा स्टेक होल्डर है, और उस लिहाज से ऐसे वो कौन कौन से सेक्टर्स हैं, एमर्जिंग सेक्टर्स, जिसमें कि ये तमाम देश और भारत एक ही बोर्ड पर आके, एक ही नाव पर आके ये आगे बढ़ सकते हैं। मसलन ई-व्हीकल्स, हम जानते हैं कि जिस तरह से फॉसिल फ्यूल्स है, फॉसिल फ्यूल्स को जलाने के बाद से जो ग्लोबल वार्मिंग है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। इसलिए सरकार की, तमाम सरकारों की कोशिश है, और ये तस्वीर इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है कि अब से कुछ ही दिनों पहले, कुछ ही महीने पहले COP28 का आयोजन यूएई में किया गया था, और यूएई में जब किया गया था तो उसमें भी ये सारी विषय शामिल थे कि किस तरह से हमें ग्लोबल